अरे भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्रेप पर। और ऐसी आशा के साथ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, बहुत ही शानदार ढंग से आप अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है दोस्त, वो होने वाला है वेस्टर्न और ईस्टर्न, जो हमारे घाट हैं, पूर्वी घाट और आपका पश्चिमी घाट। पिछली वीडियो में हमने जो है सभी धरने कंप्लीट करे थे, जो हमारे प्रायद्वीप भारत में पूरा हमने उसको देखा था। अब जो हमारा टॉपिक है वो है आपका पूर्वी और पश्चिमी घाट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पूर्वी घाट के बारे में। तो जो पूर्वी घाट है, ये भारत के पूर्वी तट रेखा यानी कि जो हमारी ईस्टर्न कोस्टल लाइन है, उसी के समांतर फैली हुई एक पर्वत श्रेणी है। बात करता हूँ इसकी ऊंचाई की। तो इसकी जो ऊंचाई है दोस्त, वो 900 से 1100 मीटर है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है आपकी जिंदगढ़ा, लगभग 1680 मीटर इसकी हाइट है। और ये आपकी आंध्र प्रदेश में है। दूसरे नंबर की आपकी महेंद्रगिरी है, ये आपकी जो है 1501 मीटर इसकी हाइट है, और ये आपकी उड़ीसा में है। ठीक है, अब हम इसको मैप पर देख लेते हैं एक बार। ये आपका कोस्टल एरिया, ईस्टर्न कोस्टल एरिया जो आपका पूर्वी तटीय है क्षेत्र है, और उसी के समांतर समानांतर जो है लगी हुई है कुछ पहाड़ियां। तो सबसे पहले नंबर जो है आंध्र प्रदेश की है जिंदगढ़ा, जिसकी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है आपकी। और दूसरे नंबर की है दोस्त महेंद्रगिरी। अब मैं बात करता हूँ आंध्र प्रदेश में आपकी नल्ला मलाई या नल्ला माला, पालकोंडा और आपका वैलीकोंडा पर्वत श्रेणियां भी यहीं पर है। और शिवराय और जावड़ी आपकी तमिलनाडु में स्थित है। अब जो ये नीलगिरी पर्वत है, इसकी एक विशेषता है कि ये जो आपकी 3 राज्यों की सीमा पर टच करता है, कर्नाटक, केरल और आपका तमिलनाडु की सीमा पर टच करता है। अब हम बात करते हैं पश्चिमी घाट के बारे में। तो पश्चिमी घाट की जो कुल लंबाई है वो है 1600 किलोमीटर, और इसकी जो औसत ऊंचाई है वो है 1000 से 1300 मीटर। और बात करता हूँ इसके विस्तार की, तो ये तापी नदी से लेकर उत्तर में तापी नदी से लेकर दक्षिण में नीलगिरी तक फैला हुआ है। कुछ ये आपका अब ये मैप पर समझेंगे किस प्रकार ये फैला हुआ है। इसका जो अन्य नाम है वो सह्याद्री पर्वत भी है, यानी कि पश्चिमी घाट का अन्य नाम जो है सह्याद्री पर्वत है। ये देखिए, ये गुजरात से लेकर आपका इसका जो विस्तार है गुजरात से और तमिलनाडु तक है, यानी कि ये आपका गुजरात है। और यहाँ पे जो आपकी तापी नदी गिरती है, ठीक है। और तापी नदी से ही इसका जो विस्तार है वो कहाँ तक है आपका, तमिलनाडु तक है, पश्चिमी घाट का विस्तार। ठीक है। और पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहाँ पर आप एक साथ मिलता है वो है नीलगिरी पहाड़ियाँ। ठीक है। अब हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन बनता है कि 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो ये जो है एक विभाजन रेखा है, ये विभाजन रेखा क्या करती है, ये जो पश्चिमी घाट है उसको 2 भागों में डिवाइड कर देती है। एक यानी कि जो आपका पश्चिमी घाट है ना, ये पश्चिमी घाट है आपका, तो इसको ये 2 भागों में डिवाइड कर देती है। एक आपका उत्तरी सह्याद्री और एक आपका दक्षिणी सह्याद्री। यहाँ पर बहुत से बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, और क्वेश्चन भी यहीं से पूछ लेते हैं आपसे, क्योंकि उसे पता है एग्जामिनर को कि यहाँ से बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। अब सबसे पहले बात करता है वो उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी, यानी कि इस वाले एरिया की बात कर रहा है, तो वो है कलसुबाई, 1646 मीटर हाइट है इसकी। फिर वो आपसे पूछ लेता है दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी। अब वो इस वाले एरिया की बात कर रहा है दोनों पश्चिमी घाट की, मगर एक आपका नॉर्थ में है, एक आपका साउथ में है, जिसको डिवाइड करा आपका 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा ने, जो कि गोवा से गुजरती है, खंबाती घाटी से होते हुए गोवा से गुजरती है। ठीक है। अब जो है दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है कुद्रेमुख, ये 1892 मीटर इसकी हाइट है। अब एक क्वेश्चन बनता है कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी या दक्षिणी भारत या प्रायद्वीप भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो आपकी है अनेमुडी या अनायमुडी इसको बोला जाता है। ये दोनों एक ही हैं, यहाँ पर कंफ्यूज मत होना। अब उसने जो है पूरा पश्चिमी घाट ही ले लिया है। अब उसने नॉर्थ और साउथ के बजाय पूरा पश्चिमी घाट ले लिया है, यानी कि अब वो इस पूरे एरिया की बात कर रहा है, तो वो है आपकी अनायमुडी। इसकी जो औसत ऊंचाई है वो है 2695, 2695 मीटर। और दूसरे नंबर की है नीलगिरी। ठीक है। ये देखिए यहाँ पर, ये 16 डिग्री अक्षांश रेखा है, ये खंबाती खाड़ी से होते हुए गोवा से होते हुए इसको 2 भागों में विभाजित करती है पश्चिमी घाट को। ये आपका पश्चिमी घाट है। अब जो पश्चिमी घाट 2 भागों में विभाजित हुआ है,
पहला भाग हुआ है उत्तरी सह्याद्री, ये आपका नॉर्थ वाला है, और दूसरा भाग हुआ है आपका साउथ वाला, दक्षिणी सह्याद्री। अब ये इसको हम मैप पर समझ लेते हैं। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कलसुबाई, जब वो नॉर्थ की बात करेगा, यानी कि नॉर्थ सह्याद्री, उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कलसुबाई। दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कुद्रेमुख, 1894 मीटर भी कहीं पे दिया हुआ होता है, ठीक है। अब जब वो पूरे की बात करेगा, अब ये अनायमुडी जो है, अब ये नॉर्थ और साउथ ना लेकर पूरे पश्चिमी घाट की बात कर रहा है। तो ये जो पूरे पश्चिमी घाट है, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है भैया आपकी अनायमुडी, 2695 मीटर ऊंची। और नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी डोडामेटा तमिलनाडु में है, ठीक है। आई होप ये समझ गए होंगे आप। जब आपसे पूछे नॉर्थ की, नॉर्थ सह्याद्री यानी कि उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी, तो आपका आंसर होगा कलसुबाई। जब आपसे पूछे दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी, तो आपका कुद्रेमुख। जब दोनों की ना पूछकर आपको अनायमुडी दे दे, यानी कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी, ना नॉर्थ ना ही साउथ, तब आपका आंसर होगा भैया अनायमुडी जो है पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। ये जो विभाजन का काम करता है पश्चिमी घाट को, ये 16 डिग्री अक्षांश रेखा करती है। अब इसी में एक छोटा टॉपिक ले लेते हैं हम, भारत का उत्तरी भारत का विशाल मैदान। अब उत्तरी भारत का विशाल मैदान का मतलब क्या है, तो सबसे पहले समझते हैं मैदान बना कैसे है। तो मैदान जो है आपका सिंधु, गंगा और आपका ब्रह्मपुत्र नदी के अवसाद, जो नदियों में बहकर आपके कंकड़ पत्थर रेत बालू आती है, उनसे जो एक मैदान बन गया है, वो आपका कहलाता है विशाल मैदान। जो बना है वो मैदान कहलाएगा आपका, ठीक है। और इसका जो विस्तार है, भारत के उत्तर, पश्चिम और पूर्व तक फैला हुआ है, यानी कि उत्तर, पूर्व और पश्चिम तक फैला हुआ है। इसमें आने वाले राज्य पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और आपका असम और बिहार, ठीक है। इसमें मुख्यतः 4 क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है इसको, बाबर, तराई, बांगर और आपका खादर, यानी कि इसकी जो शॉर्ट ट्रिक है BTH की, ये कुछ इस प्रकार जो है लगे हुए हैं। सबसे पहले आता है बाबर, तराई, बांगर और आपका खादर। अब हम इसको मैप पर समझते हैं, यहाँ डायग्राम में देखते हैं। जो हमारा बाबर है, वो शिवालिक श्रेणी के दक्षिण में स्थित है, ये आपकी शिवालिक श्रेणी है, इसके दक्षिण में स्थित है। सबसे पहला जो क्षेत्र है वो बाबर है। ये खेती के लिए अनुपयुक्त है। अब ये क्यों यहाँ पर खेती नहीं हो सकती और अधिक यहाँ पर नदियां जो है लुप्त हो जाती हैं, वो क्यों हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो है पथरीला इलाका है। ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा पथरीला इलाका है, इसलिए नदियां इनके नीचे से होकर बहती हैं और यहाँ पर खेती नहीं हो सकती। बाबर के ही दक्षिण में स्थित है आपका तराई क्षेत्र। अब जो तराई क्षेत्र है, ये आपकी वन संपदा वाला क्षेत्र है, यानी कि यहाँ पर जो है अधिक वनस्पतियां पाई जाती हैं, हरियाली पाई जाती है, ठीक है। और यहाँ पर जो नदियां ऊपर बाबर क्षेत्र में विलुप्त हो जाती है या अदृश्य हो जाती है, वो यहाँ पे दिखने लगती है, ये दृश्यमान हो जाती है, ठीक है। उसके बाद जो आपका बांगर क्षेत्र है, ये नदियों से दूर स्थित क्षेत्र होता है, ये आपका बांगर क्षेत्र होता है, ठीक है। ये पुराने जलोढ़ मैदान होते हैं जो कि बाढ़ से मुक्त होते हैं, और कंकड़ वगैरह इसमें होते हैं, मतलब खेती के लिए उतने उपयुक्त नहीं हो पाते, होते तो हैं मगर पूर्ण रूप से नहीं होते। और सबसे जो खेती के लिए उपयुक्त जमीन होती है वो होती है खादर की, क्योंकि ये नवीन जलोढ़ मैदान है या नवीन जलोढ़ मृदा से बने हैं, इसके आसपास जो है नदी क्षेत्र लगता है, ठीक है, जो कि इसको अत्यधिक उपजाऊ बनाता है। अब हम इन सब के बारे में पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बाबर क्षेत्र के बारे में। तो यह शिवालिक पर्वत के दक्षिण में स्थित है और यहाँ पर वनस्पतियां कम पाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर उपजाऊ क्षेत्र नहीं पाया जाता है। और इसकी चौड़ाई की बात करता हूँ तो ये जो है 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी है, ठीक है, चौड़ा मैदान है। और इसका जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो कंकड़ बजरी के कारण भूमि के नीचे से नदियां बहती है और अदृश्य हो जाती हैं, और ये खेती के लिए अधिक उपयुक्त नहीं है। अब बात करता हूँ तराई क्षेत्र की। तो जो आपका तराई क्षेत्र है, यह बाबर के दक्षिण क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। और यहाँ पर जो है घनी वनस्पति आपकी पाई जाती है, और इसकी जो चौड़ाई है वो 20 से 30 किलोमीटर की है, ठीक है। और बाबर क्षेत्र में जो नदियां अदृश्य हो जाती है, वे तराई क्षेत्र में पुनः दिखाई देने लगती है, और यह क्षेत्र खेती के लिए उपयुक्त है। जो आपका बांगर क्षेत्र है, बांगर क्षेत्र जो है पुरानी जलोढ़ मृदा वाला है, नदियों से दूर स्थित होता है, ठीक है, और ये कम उपजाऊ होता है। अब बात करते हैं खदर क्षेत्र की।
जो खादर क्षेत्र है यह नवीन जलोढ़ मृदा वाला क्षेत्र है, यानी कि नई जलोढ़ मिट्टी है, नदी के आसपास का क्षेत्र है और अत्यधिक उपजाऊ है, खेती के लिए अधिक मात्रा में उपयोग होता है खादर क्षेत्र। अब मैप पर समझ लेते हैं। जो इसका विस्तार है कुछ इस टाइप से है। ये आपका भाबर हो गया, ये तराई हो गया, ये भांगर हो गया और आपका ये खादर हो गया। आई होप फ्रेंड ये आपको वीडियो बहुत ही हेल्प करेगी। आप किसी भी एग्जाम की, चाहे आप सेंटर हो चाहे आप स्टेट हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, प्रॉपर नोट्स बनाते चलिए और अपनी तैयारी को और शानदार बनाइए। थैंक यू वेरी मच।